देखते हैं तो अच्युतानंद जी जैसे उसी तरीके से अगर इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम करने वाले किसी महापुरुष का नाम इस कड़ी में आगे जोड़ा जाता है तो वो है साथियों इस सदी के महानायक मानवर श्री कांचीराम जी। महापुरुष के लिए बाबा साहब ने 3 क्वालिफिकेशन बताने का काम किया। एक, वो बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञानवान हो, जिससे वो समाज को दिशा दे सके। लेकिन समाज को दिशा देने के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन उसमें नैतिकता का होना जरूरी है। बुद्धिमान बहुत से लोग होते हैं, बुद्धि उनकी बहुत तेज चलती है। जो चोर गिरैकेट होते हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर पॉकेट मारते तो बुद्धिमान तो ही है वो। नटवरलाल जैसे लोग भी बुद्धिमान नहीं थे तो कैसे उन्होंने इतना नाम किया। चार्ल्स सोबराज जैसे अगर बुद्धिमान नहीं थे कैसे उन्होंने अपना नाम किया। लेकिन उन्होंने समाज को दिशा देने का काम नैतिकता के आधार पर नहीं किया। हमने जिन महापुरुषों के नाम लिए उन सबने बुद्धिमत्ता के साथ साथ नैतिकता के को ध्यान में रखते हुए समाज को एक दिशा देने का काम किया। और उसी कड़ी में इस सदी के महानायक मानवर कांचीराम साहब हैं, जिन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ साथ नैतिकता का ध्यान रखा। बाबा साहब तो न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के महानतम विद्वान थे, और उन्होंने उस विद्वता के साथ साथ जो नैतिकता का परिचय दिया वो दुनिया में साथियों दूसरा विद्वान कोई नहीं दे पाया। इसीलिए बाबा साहब के बारे में कहा जाता है, और मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि दुनिया में हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाच्छादित हिमालय जैसा दूसरा पर्वत नहीं है। ऐसे दुनिया में विद्वान बहुत से हुए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा दुनिया में कोई दूसरा विद्वान पैदा नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब के महानता में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। लेकिन आज के मनोवादी लोगों ने बाबा साहब के जो कंटेम्परेरी थे, उनके समकालीन मनोवादी थे, उन्होंने भी बाबा साहब को भी कभी विद्वान या वो काबिल आंकने का काम नहीं किया था। उसका उदाहरण है गांधी जी। गांधी जी ने जब एक पत्र में अपना संपादकीय लिखा था तो उन्होंने कहा था इस बात को कि जब तक पश्चिमों को अपर कास्ट के यहाँ के जो उच्च वर्ण के लोग उनसे कोई शिकायत है तब तक वो हमसे दूरी रख सकते हैं, लेकिन उस दूरी को बनाए रखने के लिए उन्हें असहयोग और बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं देखता हूं कि पंचमों में, क्योंकि उन्होंने शूद्रों के बाद भी 4 वर्णों के बाद जो पंचम वर्ण दिया था, पंचमांश कहा था शूद्रों के अछूतों के लिए, मैं उनमें देखता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो असहयोग के रास्ते पे चल करके इनको एक दिशा देने का काम करे। उन्हें बाबा साहब की विद्वता दिखाई नहीं दे रही। उन्हें बाबा साहब की विद्वता कब समझ में आई, जब उनका मुकाबला बाबा साहब के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ और उनको मुंह की खानी पड़ी साथी। इसलिए बाबा साहब की विद्वता में, बाबा साहब की नैतिकता में, बाबा साहब की महानता में कोई संदेह नहीं। लेकिन मानवर कांचीराम साहब के 17 वर्ष हो जाने के बाद, परिनिर्वाण के हो जाने के बाद, आज तक जिन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया, उनके परिनिर्वाण के 17 वर्षों के बाद तक आज तक किसी सरकार ने बाबा साहब को सम्मानित करने का काम नहीं किया। इसलिए उनकी विद्वता को बताना, उनकी नैतिकता, उनकी महानता को बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने उनको महान मानने का काम नहीं किया। आज तक किसी सरकार ने जरूरत नहीं समझी कि मानवर कांचीराम साहब को भारत रत्न देने का काम करें साथियों। यही काम इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ किया। पहले तो बाबा साहब ने दुनिया के सबसे बड़े
लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने का काम किया। उन्हें देश आजाद होने के बाद संविधान को अंगीकृत करने के बाद ही कायदे उन्हें जीते जी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था भारत की सरकार को। लेकिन जीते जी तो छोड़िए, उनके परिनिर्वाण के बाद भी उन्हें सम्मानित करने का काम नहीं किया। उनके परिनिर्वाण के कितने साल बाद साथियों, 56 से लेकर 90 तक कितने साल हो गए? कितने साल हुए साथियों? 34 साल, 34 ईयर तक बाबा साहब को सम्मानित करने का काम किसी सरकार ने नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित के साथी है। जबकि वो, उनकी महानता में कोई कमी नहीं थी, उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी, उनको महान मानने में उनको शर्म महसूस हो रही थी साथी। लेकिन जब भारत के संविधान लिखने की जरूरत पड़ी तो उन्हें किसकी याद आई? हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तब उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तय समय के भीतर कम समय में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिख सकता था। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मानवर कांसीराम साहब, इन महापुरुषों के, फुले साहू अम्बेडकर के आंदोलन की विचारधारा के बाद उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मानवर कांसीराम साहब भी उसी महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें भी वही हक प्राप्त होना चाहिए जो हमारे महापुरुषों को साथियों मिलता है। क्यों? क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने भी बाबा साहब, साहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले के पद चिन्हों पर चल करके, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान करके, उनके आंदोलन को अपना आदर्श मान करके उन्होंने इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, जिन्हें साथियों 85% कहा जाता है, 85 और 15 का साथियों जो फर्क, 85 और 15 का जो बंटवारा लिखा पढ़ी में किसी ने करने का काम किया, बताने का काम किया, वो इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब। बहुजन समाज शब्द तथागत बुद्ध के भोजन हिताय भोजन सुखाय से लिया गया और उस बहुजन समाज को समाज के रूप में बांटने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। उन्होंने कहा कि भारत का जो संपूर्ण आबादी है वो 2 वर्गों में विभाजित है, एक बहुसंख्यक समाज में, एक अल्पसंख्यक समाज में। बहुसंख्यक समाज में जो संपूर्ण बहुजन समाज है, जिसमें SC, ST, OBC, वर्तमान के SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। वो लोग, वो आबादी के हिसाब, आबादी के 100 में से 85% है, यानी कि बहुसंख्यक हैं। इसलिए उस बहुसंख्यक को बहुजन समाज की संज्ञा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था और उसी बहुजन समाज को 85 और 15 में बांट करके बताने का काम इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने किया। और इस संपूर्ण बहुजन समाज को बुद्धिमत्ता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उन्हें दिशा दिखाने का काम किया था। और वो नैतिकता कैसी थी साथियों? वो नैतिकता कहां से ली गई थी? तथागत बुद्ध से, महात्मा ज्योतिबा फुले से, साहू जी महाराज से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि जब इसी महाराष्ट्र की धरती में, इसी महाराष्ट्र के पूना की धरती पे जब बाबा साहब की जयंती की छुट्टियों को इस देश की मनुवादी ताकतों ने निरस्त करने का काम किया था, तब साथियों इसी महापुरुष ने उन छुट्टियों को बहाल कराने के लिए संघर्ष करने का काम किया और बहाल कराने का काम किया था। वो घटना आप सबको पता है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब 15 मार्च 1934 को इस बालक ने बुंगा साहेब की ऐतिहासिक धरती पर, वो धार्मिक धरती पर जब जन्म लेने के बाद पहली किलकारी भरी होगी, तो मानो कह रहे हो कि बाबा साहब आपके साथ जो पूना में धोखा हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं आ गया हूं। क्यों साथियों ये बात मैं कहता हूं? वो इसलिए कहता हूं कि ये प्रकृति का एक आयोजन था।
ये प्रकृति का एक आयोजन था। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद साथियों, इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश का बहुजन समाज, जिसको सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित रखा गया था, उस वंचित समाज का कोई नेता नहीं बचा था। कोई नेता उनको नेतृत्व करने के लिए नहीं था। अर्थात इस देश का बहुसंख्यक समाज लीडरलेस हो गया था साथियों। 6 दिसंबर 1956 के बाद इस देश का बहुसंख्यक समाज लीडरलेस हो गया था। क्यों लीडरलेस हो गया था साथियों? क्योंकि बाबा साहब ने, ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ने अपने जीते जी अपने अनुयायियों को, अपने उत्तराधिकारियों को तैयार नहीं किया था। बाबा साहब ने तैयार किया था। दर्जन भर लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम किया था। तमाम लोगों को नेतृत्व देने का काम किया था। लेकिन साथियों, उनके उत्तराधिकारियों ने, उनके लेफ्टिनेंटों ने बाबा साहब के उस पवित्र आंदोलन को, फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के उस पवित्र आंदोलन को, बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि साथियों इसी महाराष्ट्र में जमींदोज करने का काम कर दिया था। और उस पार्टी में जाकर के, जिस पार्टी ने बाबा साहब को जीते जी भी और जीने और परिनिर्वाण के उपरांत भी चैन से साथियों रहने नहीं दिया, उन्हें जीते जी भी सम्मान नहीं दिया और परिनिर्वाण के बाद भी सम्मान देने का काम नहीं किया। आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, यही महाराष्ट्र की धरती है, जिस धरती पर यहाँ के लोगों ने बाबा साहब के नाम पर एक अदत यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी में केवल ये कहा था कि इस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में केवल ये लिख दिया जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। केवल नाम ही तो बढ़ाया था, केवल बढ़ाने का काम किया था, बढ़वाने की मांग की थी। ये नहीं कहा था नई यूनिवर्सिटी बना दो। लेकिन साथियों, उसके लिए हमारे उस समय के नौजवानों ने अपनी बलिदान देने का, जीवन का बलिदान भी देने का काम किया। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने, जिनकी आपकी केंद्र में भी सरकार थी, आपके प्रदेश में भी सरकार थी, बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। जानते हो साथियों क्यों नहीं देने का काम किया था? क्योंकि महाराष्ट्र के उनके अनुयायियों ने, महाराष्ट्र के उनके लेफ्टिनेंटों ने, उनके उत्तराधिकारियों ने वो राजनीतिक ताकत पैदा करने का काम नहीं किया था। वो पॉलिटिकल क्राउड पैदा नहीं किए थे। अगर हम राजनीतिक ताकत पैदा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम राजनीतिक क्राउड पैदा कर सकते हैं, एक शक्ति ऐसी दिखा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जब लखनऊ आए थे, जब लखनऊ गए थे पिछड़े वर्ग के लोगों के बुलाने पर, और उन लोगों ने कहा था कि बाबा साहब आपने पिछड़े समाज के लिए बहुत, SC ST के लिए बहुत कुछ करने का काम किया है, आप कुछ पिछड़े समाज के लिए भी करने का काम करें। तब बाबा साहब ने उनसे कहा था, यद्यपि मेरा मैंडेट SC ST के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी ये पहचान नहीं है कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके दुश्मन कौन हैं। बाबा साहब ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है। उन्होंने कहा कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST समाज के लोग हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, वो आपके दोस्त हैं। और जो इस देश के अपर कास्ट के लोग हैं, जिन्होंने सदियों से आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से वंचित रखा है, वो लोग आपके दुश्मन हैं। लेकिन अगर भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में संख्या का महत्व होता है। आप संख्या में ज्यादा हैं। अगर आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जैसे कि SC ST के लोग अपने लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया, अगर आप लोग भी संघर्ष करने का काम करें तो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। आप इनके साथ अपनी मित्रता करें, इनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं, इनके साथ अपने संबंध रखें। इसके लिए मैं नहीं कहता हूं कि आप इनके साथ रोटी बेटी का संबंध करें, आप इनके लिए रोटी बेटी का संबंध मत करें, लेकिन अपने अधिकारों को पाने के लिए जो आपके भारत के संविधान में दिए जाएंगे, उनको पाने के लिए आप इनके साथ एक राजनीतिक ताकत बनाने का काम करें। भले ही नेहरू और पटेल जैसे लोग आज आपको बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने अपनी ताकत का एहसास करा दिया,
ये आपके सामने पिगमीज यानी बौने साबित हो जाएंगे। और साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि गोविंद वल्लभ पंत जैसे दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस, उस समय जो सेंट्रल प्रोविंस था जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसके प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कहा था, गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग आपके जूते के फीते बांधने अपना गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथियों, ये कहा था, लेकिन साथियों उस बात की सीख उत्तर प्रदेश के चमारों ने लेने का काम किया। उस बात की सीख मध्य प्रदेश के अहरवारों ने, कुरीलों ने, संकवारों ने लेने का काम किया। उस बात की सीख साथियों बिहार के लोगों ने लेने का काम किया। उस सीख को साथियों, यहां तक कि साथियों आपके जो आज का छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, इन लोगों ने लेने का काम किया। और यहां तक कि साथियों हिमालय की वादियों में रहने वाले साथियों कश्मीरियों ने भी साथियों इस बात की सीख लेने का काम किया। हिमाचल के लोगों ने सीख लेने का काम किया और अपने दम पर अपने एमएलए बनाने का काम किया, एमपी बनाने का काम किया। लेकिन साथियों आप लोगों ने बाबा साहब से, आप लोगों ने बाबा साहब की बात की, आप लोगों ने बाबा साहब के पुतले के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने के लिए लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। मेरे भाई नितिन सिंह जी ने बताने का काम किया, आपके अध्यक्ष जी ने बताने का काम किया कि अगर आपके सही मायने में आपके हक हकूक की लड़ाई अगर किसी ने लड़ने का काम किया तो साथियों उत्तर भारत के लोगों ने आपके लिए लड़ने का काम किया। साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा के आंदोलन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो साथियों इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने किया। साथियों ये मानवर कांसीराम साहब की देन है, जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती से फुले साहू अंबेडकर के विचारधारा के आंदोलन को, उनके संघर्ष को सीखा, उनके संघर्ष को समझा, उनके संघर्ष को पढ़ा और उनके लिए यहीं पर लड़ाई लड़ी, यहीं पर उन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष कहां से शुरू किया? बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई से शुरू किया। और जब आरपीआई के नेताओं ने अपने स्वार्थ की खातिर, अपने परिवार के लालच की खातिर जब बाबा साहब के पवित्र आंदोलन को, फुले साहू अंबेडकर के पवित्र आंदोलन को उन कांग्रेसियों के कदमों में अपने स्वार्थ के खातिर गिरवी रखने का काम किया, तो मानवर कांसीराम साहब ने उस आंदोलन से आरपीआई से अपने आप को अलग कर लिया और इंडिपेंडेंट आंदोलन चलाने का फैसला कर लिया। किस सिद्धांत के तहत? उस सिद्धांत के तहत क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट होने के नाते वो वैज्ञानिक तरीके से सोचने का काम करते थे। उन्होंने देखा कि बाबा साहब, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन एक पवित्र आंदोलन है, इसलिए उस पवित्र आंदोलन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का संकल्प लिया उन्होंने। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 1932 में, 1932 में जब बाबा साहब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे आपके लिए डबल वोट का राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आए थे, तो बाबा साहब ने महाराष्ट्र में अपने लोगों से कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो, तुम एक ना एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। हमारे भाई ने भी कहा, नितिन सिंह जी ने, कि हुक्मरान समाज तो बनोगे। लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने जब 1961, 62, 63 में जब यहां पर पूना में थे, तो वो देखते कि यहाँ के लोग रोटी के लिए, भाकरी के लिए शाम को दौड़ते हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे गाड़ियों के दौड़ते हैं। उन्होंने देखा कि जब इनके घर में झोपड़ियां हैं, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिखने, तो दीवारें नहीं है तो लिखेंगे कहां? लेकिन बाद में उनको समझ में आया, बाबा साहब ने कहा कि भारत के संविधान में हमने भारत में वो वोट की ताकत दी, उस वोट की ताकत को जब आप समझेंगे तो आप इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। मानवर कांसीराम साहब ने उस बात को अपने आंदोलन का मूल मंत्र माना और बाबा साहब की कई उन बातों को, चाहे एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ के हो, चाहे साथियों कास्ट जेनेसिस एंड मैकेनिज्म की वो किताब पढ़ने की बात हो, चाहे व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, वो किताब हो, उनकी राइटिंग स्पीचेस हो, उसको पढ़ने का काम किया। या फिर साथियों बाबा साहब की और फुले साहब की उन्होंने बायोग्राफी पढ़ने का काम किया हो,
गुलामगिरी पढ़ने का काम किया हो, तमाम वो किताबें पढ़ करके उन्होंने इन फुले साहब अम्बेडकर विचार के धारा के आंदोलन को अपने जब दिल में उतारने का काम किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बाबा साहब फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का आंदोलन बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि में क्यों विफल हो गया। क्यों विफल हो गया ये पवित्र आंदोलन? वो इसलिए विफल हो गया क्योंकि बाबा साहब को समय अभाव के कारण अपने समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का समय नहीं मिला। वो हमारे लिए लड़ाई लड़ते रहे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उस लड़ाई में इतने बीमार हो गए कि समय से पहले हम लोगों के बीच में बाबा साहब चले गए। तब मानवर कांसीराम साहब ने आरपीआई से अलग होकर के, जब आरपीआई से अलग होकर के उन्होंने सोचने का काम किया 1971 में, और उन्होंने तब फैसला किया। तब क्या फैसला किया कि उन्होंने इस सिद्धांत के तहत कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता। और उन्होंने इस फार्मूले के तहत साथियों 1971 में परिकल्पना की भामसेव की। 14 अक्टूबर 1971 को उन्होंने पहली 50-60 कर्मचारियों की मीटिंग की। 73 में दिल्ली में 2-2,500 कर्मचारियों की मीटिंग की और भामसेव की परिकल्पना की और उसका एक फार्मूला बनाया कि पे बैक टू सोसाइटी, गो बैक टू सोसाइटी, सी बैक टू सोसाइटी। और फिर कहा कि इसको तब तक हम घोषित नहीं करेंगे जब तक इसमें 2-2.5 लाख कर्मचारी इनरोल नहीं हो जाते। 5 साल तक हजारों की संख्या में कैडर कैंप के माध्यम से लाखों लोगों को यूनाइट करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया, उन्हें जोड़ने का काम किया, उन्हें फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बताने का काम किया। और उसके बाद जब 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तब मानवर कांसीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को साथियों दिल्ली में खुले आसमान के नीचे भामसेव की घोषणा करने का काम किया। किस नाते कि पे बैक टू सोसाइटी की। क्या कहा कि भामसेव इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉइज बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। भामसेव एक संगठन है, कर्मचारियों का है, कर्मचारियों के द्वारा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं। फिर किसके लिए है? लोगों ने कहा, उन्होंने कहा सामाजिक उपयोगिता के लिए, सोशल यूटिलिटी के लिए। आप जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस समाज का आपके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने का काम आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईएएस है, आईपीएस है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, क्लर्क है, चपरासी हैं, ये आपकी काबिलियत नहीं है। ये काबिलियत है बाबा साहब के उस संविधान की, जिस संविधान में आपको विशेष सुविधाएं देने का काम किया है। और उन विशेष सुविधाओं के आधार पे आप इस देश में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, आपको सरकारी नौकरियों में, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, विधायिकाओं में आपको आरक्षण मिला, जिसके कारण आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। ये और इसको चलाते हुए मानवर कांसीराम साहब ने उसको लेकर के DS4 बनाई। और DS4 के बाद 14 अप्रैल 1984 को साथियों लाल किले के मैदान में लाखों की संख्या में साथियों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया। क्यों करने का काम किया? क्यों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया? क्योंकि बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी कई भागों में विभाजित हो चुकी थी। फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आंदोलन को, बाबा साहब के उस सपने को साकार करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल साथियों मैदान में दिखाई नहीं दे रहा था, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने पहले गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया एक वैज्ञानिक की तरह, फिर उन्होंने एक लाखों संगठन DS4 बनाने का काम किया, जिसके माध्यम से छोटे साधनों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना सिखाया। और फिर उसके बाद जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला तो उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को साथियों बहुजन समाज पार्टी बनाई। किस संकल्प के साथ बनाई कि वोट हमारा राज तुम्हारा, जितनी जिसकी संख्या भारी, जो बहुजन की बात करेगा। आज साथियों ये नारे 14 अप्रैल 1984 को लाल किले के मैदान से मानवर कांसीराम साहब ने लगाए थे। क्या ये नारे आज भी उतने ही रिलेवेंट है कि नहीं साथियों? आज भी नारे उतने ही महत्वपूर्ण है कि नहीं है?
आज भी साथियों इस देश के हर व्यक्ति की जुबान पे ये नारे हैं कि नहीं साथियों? आज साथियों मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, आज मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, आज मजबूरी है समाजवादी पार्टी की, आज मजबूरी है साथियों एनसीपी की, आज मजबूरी है साथियों डीएमके आईडीएमके की, आज मजबूरी है नायडू की, आज मजबूरी है साथियों केसीआर की, आज मजबूरी है इस देश के हर राजनेता की। जब साथियों बिहार में अभी हाल फिलहाल में साथियों जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो साथियों आपको क्या कोई एक व्यक्ति याद आया कि नहीं आया? आपको कौन याद आया साथियों? जिस दिन इसकी रिपोर्ट आई थी तो सबसे ज्यादा आपको कौन याद आया था साथियों? कौन याद आया था? कौन याद आया? क्यों याद आए साथियों? क्यों याद आए थे? इसलिए याद आए थे कि उन्होंने इस बात की मांग की थी पहली बार बामसेफ के माध्यम से, DS4 के माध्यम से और बीएसपी बनने के माध्यम से। क्या मांग की थी? 85 और 15%। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर बनाई थी? 85% के आधार पर बनाई थी, यानी कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस आधार पर बनाने का काम किया था। और क्यों याद आए थे? इसलिए याद आए थे 14 अप्रैल 1984 को जब बामसेफ DS4 से होते हुए बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा और लगाया था, बहुत महत्वपूर्ण नारा लगाया था। क्या लगाया था? पिछड़ों की समस्या देश की समस्या। जो साथियों हुआ ना जातीय जनगणना हुई अभी, तो किसके लिए हुई साथियों? पिछड़ों के लिए हुई कि नहीं हुई? पिछड़ों की समस्या देश की समस्या। मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और साथियों किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी जो एक नारा और लगाया था कि वो नारा भी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। और वो था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। आज साथियों है कि नहीं? एसपीडीएम कैसे बनते हैं? आरक्षण से बनते हैं। वोट से हम लोग क्या बनाते हैं? आज साथियों इस देश में पिछड़े वर्ग के सीएम बने हैं, पिछड़े वर्ग के पीएम बने हैं, तो किसके आधार पे बने? आज साथियों एक सो कॉल्ड पिछड़े वर्ग का व्यक्ति छाती ठोक ठोक करके कहता है कि मैं पिछड़े समाज का हूं। कहता कि नहीं कहता साथियों? कहते कि नहीं कहते देश के प्रधानमंत्री? जबकि वो प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के नहीं। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी जात को पिछड़े वर्ग में शामिल करा लिया था। इस देश के वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, लेकिन मजबूरी में सही साथियों उन्हें कहना पड़ता है कि हम पिछड़े वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। देवगौड़ा किस वर्ग से है? पिछड़े वर्ग से है कि नहीं साथियों? मेरा कहने का साथियों मतलब है मानवर कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को, यानी कि अगर 78 से 84 के बीच मात्र 6 वर्षों में 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ बनाने से लेकर 14 अप्रैल 1984 तक बनाने के लिए मानवर कांसीराम साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस देश में पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया है साथियों। चाहे कोई कहता रहे कि पिछड़ों का मसीहा ये है, पिछड़ों का मसीहा ये है, कोई लोहिया को बता दे, कोई किसी को बता दे, कोई किसी को, तमाम लोगों को बताते लोग, लेकिन सही मायने में इस देश में पिछड़ों के मसीहा अगर कोई है तो मानवर श्री कांसीराम साहब। कैसे साथियों पिछड़ों के मसीहा? ऐसे हैं कि जब 1979 में जनता पार्टी ने मंडल कमीशन बनाने की घोषणा की, पिछड़े वर्ग के आयोग को गठन की घोषणा की, 1980 में उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आने के बाद इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी संगठन ने एक बार भी आवाज उठाने का काम नहीं किया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। एक ने भी नहीं किया। हाँ, 1977 में जनता पार्टी बनने से पहले तक जब कांग्रेस से लोग थक गए थे तो पिछले वर्ग के जो कुछ नेता थे उन लोगों ने कहा था कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का वादा करो। आप जनता पार्टी ने वादा किया था, लेकिन जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया और पिछड़े वर्गों को बरगलाने के लिए कहा, उनको गुमराह करने के लिए कहा
कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई काका कालेलकर की, इसलिए हम एक नया कमीशन बना देते हैं और फिर नया कमीशन बनेगा, फिर 10 साल तक वो भटकी रहेगी। और वही हुआ, उन्होंने मंडल कमीशन बनाया। 80 में उनकी सरकार चली गई, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई और साथियों मंडल कमीशन की रिपोर्ट दूर भागती रही। लेकिन तब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बाम सेफ और DS4 के बैनर तले 32 दिन का पूरे विंटर सेशन बोट क्लब पे धरना देने का काम किया था। क्या कह के कि पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, ओबीसी की समस्या देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और पार्लियामेंट के बाहर बोट क्लब पे बैठ करके उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर दिखाई। जैसे ये साथियों आपका हॉल है ना, ये भी पार्लियामेंट है, ये भी तो एक सदन है, ऐसे सदन की तस्वीर दिखाई और ये कहा कि इसमें इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं और इसमें आपकी आबादी इतनी है लेकिन आपके कुल इतने लोग बैठे हैं, आपकी आबादी इतनी है, होने इतने चाहिए, बैठे इतने हैं। इस देश को सरकार को चलाने के लिए इतने IAS की जरूरत होती है, लेकिन आपकी आबादी इतने हैं लेकिन आपका कोई IAS केंद्र सरकार को चलाने के लिए 90 IAS हैं वर्तमान में, 90 IAS देश की सरकार को चला रहे वर्तमान सरकार को, लेकिन 90 में एक भी पिछड़े वर्ग का IAS अधिकारी सरकार को चलाने के लिए सेक्रेटरी नहीं है साथियों, एक भी आज भी। और हम कहते क्या है, कौन सा महोत्सव मना रहे हैं? अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस और पिछड़े वर्ग को साथियों, इस देश का पिछड़ा वर्ग आज भी इस धर्म, इस देश के हिंदुत्व को ढोने का काम अगर कोई कर रहा है तो इस देश का पिछड़ा वर्ग कर रहा है। नहीं तो साथियों सोचिए, आज इस मसीहा की 70वीं पूर्ण तिथि है और यहाँ पर 100-200 भी बैकवर्ड समाज के लोग नहीं दिखाई दे रहे मुझे, 100-200 भी। वो 2-4 घंटे इस मसीहा को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आ सकते हैं जिनके बच्चों के लिए उन्होंने IAS IPS बनने का रास्ता साफ किया। मंडल कमीशन से पहले कितने IAS IPS होते थे पिछले वर्ग के? रिजल्ट उठा के देख लीजिए कितने होते थे और 90 के बाद कितने होते? किसने आवाज उठाई? एक आदमी का नाम बता दो 1980 से लेकर 1990 तक एक आवाज उठा के दे दो, एक आवाज उठाकर बता दो एक आदमी का नाम कि सुने आवाज उठाने का काम किया। उस समय का कोई अखबार निकाल के देखो, कोई अखबार, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने वो आवाज उठाने का काम किया। इसलिए साथियों मानवर कांसीराम साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई। कैसे लागू करवाई? जब 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जीत करके लोकसभा में पहुंचे। बीपी सिंह की सरकार, श्री बीपी सिंह जी की सरकार पद की सरकार थी, उसको कांग्रेस को छोड़कर तमाम पार्टियां समर्थन दे रही थी। बीपी सिंह जी ने मानवर कांसीराम साहब से निवेदन किया कि कांसीराम जी आपके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी सरकार को समर्थन देने का काम करें, हम आपको एक मंत्रालय दे देने का काम करेंगे। मानवर कांसीराम साहब ने, बहन जी ने कहा कि नहीं, हमें कोई भी मंत्रालय नहीं चाहिए, हम आपकी सरकार को समर्थन देने का काम करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है, हमारी शर्त है। और पहली शर्त साथियों क्या रखी है मानवर कांसीराम साहब ने? साथियों दुनिया के महानतम विद्वान बाबा साहब को भारत रत्न देने की पहली शर्त रखने का काम इस देश में किसी और ने नहीं किया। कोई कुछ कहता हो, तमाम नेता कहते हैं, आपके यहाँ के भी महाराष्ट्र के फर्जी नेता बोलते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिलवाया, एक फर्जी नेता कहते हैं हमने बाबा साहब को हमने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कराई। लेकिन सच्चाई ये है, बीपी सिंह को मजबूरी में मानवर कांसीराम साहब ने जब चौधरी देवीलाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, तब दबाव में आकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आनंद फानंद में लागू करने का काम बीपी सिंह ने किया था साथियों। और ये भारतीय जनता पार्टी जो आज पिछड़ों की हितैषी बनती है, ये कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ों की हितैषी बनती है, इस पार्टी ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध करने का काम किया। इन पार्टियों ने, बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस लिया बीपी सिंह की सरकार से, और सड़कों पे साथियों जो उतरने वाले लोग थे कौन थे? इन्हीं की पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, RSS, इन्हीं के लोग थे। कौन लोग थे साथियों? यही लोग थे विरोध करने, मंडल कमीशन के विरोध उतरने वाले कौन थे? यही लोग थे। आज साथियों हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने
जो बाबा साहब ने वोट की ताकत का अधिकार हमें आपको दिलाया था, उस वोट का की ताकत का एहसास मानवर साहब ने